हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूरोप वर्सेस यूएस। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप और यूएस में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन दोनों कंट्री के लाइफस्टाइल को, लोगों के रहने के तरीके को इम्पैक्ट करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें हर तरह से एनालिसिस करेंगे कि लाइफ इन द सेंस वर्क लाइफ कैसा रहता है, हेल्थ केयर की कैसी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा है, ए टू जेड हर दोनों चीज़ हम कंपैरिजन करेंगे दोनों कंट्रीज़ में क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं इन दोनों में। मैं आपको अपने बारे में बता दूं थोड़ा। मैंने पहले भी इस चैनल में कई वीडियोस में ये बात कहा है कि मैं अभी करेंटली नेदरलैंड्स में जॉब कर रहा हूँ, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। और मेरे काफ़ी कलीग्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो यूएस में भी रह चुके हैं। तो उनसे मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस भी सुना है, समझा है उसे। तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लग रहा है उसे मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरोप वर्सेस यूएस का जब हम बात करते हैं तो इसमें मेनली यूएस ही नहीं, आप उसके अलावा और भी जो सिमिलर काइंड ऑफ कंट्रीज हैं, जैसे आपकी कनाडा हो गई, यूएस के ही बगल में है। तो ये सब कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ये जो डिफरेंस है मेनली, इसका सेंटर रीजन जो है वो है सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं। और यूएस का हो गया, आपकी कनाडा हो गया, ये सब आपका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। अब इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है? सोशलिज्म बिलीव करता है सोशल इक्वालिटी में। सोशलिज्म का प्रिंसिपल होता है कि हमें हर लोगों को एक सिमिलर लेवल पे रखना है। अगर एक इकोनॉमी है और उसमें सारे लोग वर्क कर रहे हैं, सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसका जो फ्रूट आने वाला है, उसका जो आउटकम आने वाला है, वो सारे लोगों में इक्वली शेयर होना चाहिए। तो ये सोशलिज्म का फिलॉसफी रहता है। और यही कैपिटलिज्म कहती है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज़्यादा एफर्ट दे रहा है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, उससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। और कैपिटलिज्म का इसमें आपका एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि इस कारण जो सोसाइटी होती है उसमें रिच और पुअर में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जबकि सोशलिज्म इस चीज़ को कम करने का कोशिश करता है। पर सोशलिज्म का भी अपना कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि हाई टैक्स रेट वगैरह रहता है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, यूरोप वर्सेस यूएस में अब डिफरेंसेस क्या है? तो एक तो मैंने ये बता दिया कि यूरोप जो है वो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, और जो आपकी यूएस कनाडा वगैरह हो गई वो प्योरली कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ की। दूसरा, मैं पॉइंट पे आ जाऊं, यूरोप यूरोपियन कंट्रीज आप देखिएगा जब, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगल बगल में ही हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे सटे कंट्रीज हैं। और सारी कंट्रीज छोटी छोटी हैं। अगर आप इंडिया से कंपैरिजन की जगह इंडिया का किसी छोटा सा स्टेट ले लीजिए, उसके साइज की यहाँ की एक कंट्री रहती है, तो कोई कंट्री का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इन लोगों ने अपने कंट्री के बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना रखा है। आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप ट्रेन वगैरह से जा सकते हैं, बसेस भी चलती हैं। और विद इन द कंट्रीज भी इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क रहता है। नेटवर्क इन द सेंस कि अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के जा सकते हैं। इवन आपको विद इन द सिटी कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए बसेस चलती हैं, और ट्राम्स चलती हैं, मेट्रो हैं। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अराउंड। तो ये एक यूरोप में काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। यही अगर यूएस में बात किया जाए तो यूएस में ट्रेन्स वगैरह, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसका लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी कनेक्टिविटी मोस्टली उतनी स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पर लोगों को कम्यूट भी करना होता है, तो जनरली लोग या तो अपनी गाड़ी रखते हैं पर्सनल, उसे ड्राइव करते हैं और उसके थ्रू इधर से उधर कम्युनिकेट करेंगे। या तो अगर एक स्टेट से दूसरे प्रोविंस जाना है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसके लिए फ़्लाइट्स लोग प्रिफर करते हैं। तो वहाँ पर यही मोर और लेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिचुएशन है।
तो इस मामले में यूरोप मुझे थोड़ा सा बेटर कन्वीनियंट लग रहा है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। दूसरा मैं आ जाऊँ यूरोप के प्लस पॉइंट पर, तो यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड्स जो है एज कंपेयर टू यूएस और इवन एज कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फूड स्टैंडर्ड यहाँ पर अच्छा है। अच्छा इन द सेंस, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हैं तो आपको यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का खाना पीना, दूध या मिल्क मिल्क का प्रोडक्ट वगैरह जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। या और भी जो भी फूड आइटम है आपका, बीट वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वो सब आपको बेहतर क्वालिटी का मिलेगा, स्पेशली एज कंपेयर टू यूएस। और इवन यहाँ के आप मतलब यहाँ के लोगों को भी मैंने ऑब्जर्व किया, ये लोग काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं और फिटनेस हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। यहाँ के नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह में भी अगर आप जाइएगा तो खाना जो है वो उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं रहेगा। वही आप अगर यूएस वगैरह में जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आपको खाना काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी, काफ़ी हाई कैलोरी वाला फूड मिलेगा। तो और उसमें भी कैसा क्वालिटी है इसको आप 100% कंफर्म नहीं कर सकते। तो मेरे समझ से फूड का जो स्टैंडर्ड्स है वो यूरोप में थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस। तो जैसा मैंने पहले कहा कि यूरोप एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंपनी जो होती है, यूरोपियन कंपनी अगर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक होती हैं। वो अपने एम्प्लॉय का काफ़ी केयर करती हैं। और इवन यहाँ के जो रूल्स भी होते हैं, जो गवर्नमेंट के या लोकल बॉडीज़ के जो रूल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय के फेवर में होते हैं। आपने यूएस के कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा यूएस में ले ऑफ वगैरह करते हुए। बट यूरोप में ये इतना ज़्यादा ले ऑफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपनी किसी को टर्मिनेट कर रही है, किसी एम्प्लॉय को फायर कर रही है या ले ऑफ कर रही है, तो उसको अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन पे करना होता है एज पर द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। और उनको आंसर भी करना होता है यहाँ के गवर्नमेंट को कि वो क्यों ले ऑफ कर रही हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के फेवर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक सिचुएशन रहता है। और इवन आप ये समझिए कि ले ऑफ करना कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कंपनीज हायर भी उसी प्रोपोर्शन में करती हैं जितना स्टाफ वो सस्टेन कर सकती हैं। तो इस सेंस में यहाँ पर जॉब में एक स्टेबिलिटी काइंड ऑफ रहता है, जो मेरे हिसाब से यूएस या कनाडा जैसे इकोनॉमी में उतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ की कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो हायर भी बहुत बल्क में करेंगे और फायर भी फिर बहुत बल्क में करेंगे। तो ये डिफरेंस हमेशा एक रहता है। दूसरा मैं एक पॉइंट पे आ जाऊँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज छोटे छोटे साइज़ की होती हैं। तो लैंड एरिया उनका उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि अगर जैसे आप घर पे भी रह रहे हैं, कोई एक लोकेशन पे आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, तो जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह होंगी वो आपके घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है ग्रोसरी स्टोर तक रीच आउट करने के लिए। और वही अगर आप यूएस वगैरह में हैं तो आपको ड्राइव करके 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स जाना होगा, फिर वहाँ से आपको ग्रोसरी लेकर के आना होगा। यहाँ पे आपके विद इन आप समझिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रीच में आपको A to Z सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक यूरोप में काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अब अगला पॉइंट मैं अर्निंग्स को लेकर के बोलने वाला हूँ। जो मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी बेनिफिट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसको लेकर के मैं अगला पॉइंट रखने वाला हूँ। तो इस मामले में मैं समझता हूँ यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज थोड़ा बेटर हैं। वहाँ पर इनकम जो है वो यहाँ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, ये मेरे समझ से। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्डिक कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, डेनमार्क और ये नॉर्वे हो गया आपका, तो इन सब कंट्रीज को अगर आप हटा दीजिए या इधर के एक स्विट्जरलैंड वगैरह को हटा दीजिए, तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में अर्निंग्स या सेविंग अगर आपका कहा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके कंपैरिजन में यूएस या कनाडा वगैरह का अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे लोग अच्छा खासा सेव कर सकते हैं।
इवन आफ्टर पेइंग टैक्सेस और एक्सपेंसेस के अलावा भी वो अगर उनका अच्छा जॉब है कॉरपोरेट वगैरह में, तो वो 5 से 6 लाख तक वो साल का महीने का 5 से 6 लाख वो आराम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबली आप उसका हाफ ही सेव कर पाइएगा या हाफ से भी कम ही होगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से थोड़ा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पड़ता है। दूसरा एक ड्रॉबैक है यूरोप का कि यूरोप में टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी वही फिलॉसफी है सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, कि ये सोशलिस्ट कंट्री है, इन्होंने एक अपना एम बना के रखा है कि हमें लोगों को सोशल बैलेंस रख के चलना है, लोगों के बीच में इकोनॉमी बैलेंस रहना चाहिए, रिच और पुअर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये लोग टैक्स अच्छा खासा चार्ज करते हैं लोगों से। तो टैक्स कट मतलब किसी किसी यूरोपियन कंट्रीज में इवन आप 50-50% आप अपने इनकम का एज अ टैक्स ही आपको पे करना पड़ सकता है। वही अगर बात मैं यूएस या कनाडा की करूं, तो वहाँ पर भी टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर मेरे हिसाब से एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज वो थोड़ा सा वहाँ पर कम होगा टैक्सेशन। तो फ्रेंड्स, मोर और लेस यही सारे मेजर डिफरेंसेस हैं यूएस और यूरोप में। तो कंक्लूड करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि यूरोप का जो लाइफ है वो थोड़ा स्लो लाइफ है, स्लो पेस्ड लाइफ है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में गांव देहात का जैसे आप लाइफ देखिए कि खटिया पे बैठे हैं अपना आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, तो यहाँ की थोड़ी वैसी लाइफ है। यूएस में है कि पैसा अच्छा है, आप इनकम अच्छा जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एम कर रहे हैं कि मुझे 3 साल 4 साल काम करने करके थोड़ा इनकम जनरेट करके वापस आ जाना है, तो आप यूएस या कनाडा जैसे कंट्रीज कंसिडर कर सकते हैं। या अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं या सेटल होने का ही सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ के पर्पज से यूरोप एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस ज़रूर बताइए हमें चैनल पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।